वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन ऑफ एसए 570 सर, जो किसकी बात करता है? गोइंग कंसर्न। अ वेरी 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 अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इजी एसए फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सारे बच्चे इधर फोकस करके चलेंगे, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं गोइंग कंसर्न ऐसे की, तो सर हमको ना एक बढ़िया फ्लो में चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है सर। तो पहले, इससे पहले कि हम बात करें मैनेजमेंट और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गोइंग कंसर्न समझते होता क्या, व्हाट इज द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कहता है एंटिटी नॉर्मली इज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब इट विल कंटिन्यू द ऑपरेशंस फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर। फोरसेबल फ्यूचर का मतलब है इट इज अज्यूम्ड कि जो एंटिटी है ना तो इसका मन है ना इसकी मजबूरी, नाइदर इट हैज द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी टू लिक्विडेट। कहीं ना कहीं एंटिटी को लिक्विडेट करो, लिक्विडेट मत करो, लिक्विडेट करो मतलब एसेट्स को बेचो और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो। नाइदर इट हैज द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन और मटीरियली कर्टेलिंग डाउन द ऑपरेशन, यानी कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशंस को बहुत ही कम कर देना। ये इसका ना तो मन है ना इसकी मजबूरी। क्या गोइंग कंसर्न का मतलब समझ आ गया? आ गया सर। अब गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, इट इज ऑन द अजम्पशन कि एंटिटी विल कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। दैट मीन्स इट विल कंटिन्यू द ऑपरेशंस फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर। अब जनरली जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं सारे यूजर्स के लिए, वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बनते हैं। सो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या यहां तक बेसिक क्लियर है? हाँ सर। सबसे पहले गोइंग कंसर्न का मतलब बता दिया, फिर बता दिया गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अब एक बच्चा मेरे पास आया, सर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से फर्क क्या पड़ता है? मैंने कहा फर्क पड़ता है इट हैज द इफेक्ट ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फर्क है? अगर तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है तो जैसे एसेट और लाइबिलिटी आप नॉर्मली रिकॉर्ड करते हो वैसे रिकॉर्ड करो, यानी एसेट्स विल बी रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज विल बी पेड ऑफ। सारे बच्चे करो मेरे साथ। एसेट्स विल बी रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज विल बी पेड ऑफ इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इस तरह से आपने इनको रिकॉर्ड करके चलना है, ठीक है सर। दूसरी चीज, अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है मतलब एंटिटी बंद होने वाली है। अगर बंद होने वाली है तो आपको अपने जो एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे, आपको एसेट बेचना पड़ेगा। अगर बेचना पड़ेगा तो लिक्विडेशन बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, यानी जो भी एसेट्स हैं इनको आप रियलाइजेबल वैल्यू पे राइट डाउन करके लाओगे। यू विल राइट देम डाउन टू द रियलाइजेबल वैल्यू। इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था क्वेश्चन बैंक में। कम टू क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमटीपी सितंबर 24 का, आ जाओ इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये कहता है कि ये जो कंपनी है ये क्या है, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे ग्रो करेगी। पिछले 2 सालों में कंपनी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी मीट कर पाई है, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाई है। बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने लास्ट 2 इयर्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 2 इयर्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग। अगर आप देखो तो कंपनी को ना नेट लॉसेस भी हुए हैं। पिछले 2 सालों में कंपनी को नेट लॉस हुए हैं, बट ये नेट लॉस होने के बाद भी इसने लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, ठीक है सर। और इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने हैं। मैनेजमेंट कहती है ठीक है हम इस बार भी गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। क्या मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट है? तो मुझे बताओ। इवन दो कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, क्या कंपनी एसेट्स रियलाइज कर पा रही है? कर पा रही है। लाइबिलिटी पे ऑफ कर पा रही है? कर पा रही है। तो ठीक है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या आपको गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पता है? हाँ सर। तो इसके बारे में जो जो मैंने बातें आपको बताई, फोर्सिबल फ्यूचर, ना तो मन है ना आपकी नेसेसिटी कि आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा, ये बेसिक बातें लिख दी। फिर आप बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न मतलब फोर्सिबल फ्यूचर। फिर जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। फिर आप बोलो कि करंट सिचुएशन को देख के व्यू ऑफ द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट। अब अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो, किस तरह से गोइंग कंसर्न अफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो किस तरह से गोइंग कंसर्न अफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसमें आपने ये दोनों बातें लिखनी है। सर दोनों बातें लिखनी है मतलब पहले आप लिखो अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन अ बेसिस कि एंटिटी एसेट्स को रियलाइज कर पाएगी, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएगी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो लिक्विडेशन बेसिस फॉलो करो, यानी जो एसेट्स हैं उनको आप प्राइजेस पे रिकॉर्ड करो जो आपको वो बेच के मिलेंगे। बात समझ आती है मित्रों? यस सर। तो ये आपके बेसिक्स हो जाते हैं ऑफ द गोइंग कंसर्न। सितंबर 24 वाला क्वेश्चन भी डन। अब इसके बाद आता है सवाल कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस द गोइंग कंसर्न। ऑब्वियस सी बात है, ये जजमेंट का मैटर है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक पॉइंट इन टाइम पे अपनी जजमेंट बनाएगी कि भाई अगले 12 महीनों में
अगले 12 महीनों में, क्योंकि बैलेंस शीट डेट जो होती है वो जनरली 1 ईयर के फाइनेंशियल्स बनते हैं, अगले 12 महीनों तक क्या एंटिटी एक गोइंग कंसर्न है, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली. दिस इज अ जजमेंट मैनेजमेंट विल मेक एट अ पॉइंट इन टाइम. So management going concern assessment involves the judgment at a point in time about the uncertain future outcomes of the events or condition. अब सर, जब मैनेजमेंट एक जजमेंट बना रही है तो 3 फैक्टर्स कंसीडर करेगी. क्या क्या? सबसे पहले तो एंटिटी. सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करो. सबसे पहले तो एंटिटी कैसी है, यानी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. इसका बिजनेस कैसा है एंड कितना ये अफेक्ट होती है एक्सटर्नल फैक्टर से. फॉर एग्जांपल हमने 2 एंटिटीज कंसीडर करी, एक वेदांता लिमिटेड, एक दूध वाला सोल प्रोप्राइटर. अगर वेदांता की बात करो तो लिस्टेड एंटिटी है, माइनिंग का काम करती है, कोल, जिंक, सिल्वर. अगर आपको पता हो माइनिंग के लिए इनको बहुत ज्यादा ब्लास्ट करने पड़ते हैं, जमीन से सामान निकालने के लिए पॉल्यूशन बहुत होता है, इन्वायरमेंटल एक्ट्स लगते हैं, वर्कर की सेफ्टी भी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, तो फैक्ट्री और वर्कर एक्ट्स भी इस पे लगते हैं. तो मुझे बताओ, क्या यहां एंटिटी में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है? ज्यादा है. साइज ज्यादा है? ज्यादा है. क्या ये एक्सटर्नल लॉज से बहुत अफेक्ट हो रही है? हो रही है. तो यहां पे गोइंग कंसर्न असेसमेंट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, एज कंपेयर टू अ छोटी एंटिटी जहां पे सिर्फ 2 गायें हैं और गाय से सिर्फ दूध निकालना है, तो इसमें कुछ ज्यादा मेहनत और टेंशन वाली बातें नहीं है. अब इसके बाद ये कहता है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी किसको लेके? आउटकम ऑफ द इवेंट्स और कंडीशन. फॉर एग्जांपल हमारा एक इवेंट और कंडीशन हुआ जहां पे कंपनी को पेनल्टी का नोटिस आया. अब यहां पे जो पेनल्टी है बहुत ही हैवी पेनल्टी है, बट यहां पे अनसर्टेनिटी है. अनसर्टेनिटी या तो कंपनी केस जीतेगी या कंपनी केस हारेगी. तो जब भी आपको लगता है देयर इज अ हाई अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम ऑफ इवेंट और कंडीशन, तो गोइंग कंसर्न के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है. अब लास्ट में इवेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर इवेंट की, तो हम बात कर लेते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट. जो भी जजमेंट थी वो कब हुई थी? पॉइंट इन टाइम पे. तो हो सकता है कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो जाए बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंट आउटकम आया. इनकंसिस्टेंट आउटकम यानी हमको तो लग रहा था हम जीतेंगे जबकि हम हार गए. तो अगर इनकंसिस्टेंट आउटकम हुआ है तो अगेन मैनेजमेंट को ये कंसीडर करना पड़ेगा गोइंग कंसर्न असेस करते वक्त. तो मैंने आपको एक छोटा सा मेमोरी चार्ट दिया था कि ये तीनों फैक्टर्स को ध्यान रखना. सबसे पहले एंटिटी देखेंगे. एंटिटी कैसी है? साइको, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी. अब जो साइको लोग होते हैं इनको दूसरों से बहुत फर्क पड़ता है. डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर. क्या पहला पॉइंट हो गया? हो गया सर. अगला पॉइंट भी डिग्री वाला ही है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट्स. अब फ्यूचर इवेंट से मैंने थर्ड पॉइंट जोड़ दिया, इवेंट्स वाला. फ्यूचर में जो इवेंट्स होते हैं बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, उनको कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स. तो अगर सब्सिक्वेंट इवेंट से इनकंसिस्टेंट आउटकम है तो इसको भी देख लेना. तो 3 पॉइंट्स, एंटिटी, डिग्री, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट, और आखिरी में सब्सिक्वेंट इवेंट. ठीक है. इसी के ऊपर अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जहां पे बोलता है मैनेजमेंट जजमेंट बनाता है फॉर गोइंग कंसर्न. कौन से फैक्टर्स उस जजमेंट में आते हैं? जनवरी 21. तो ये 3 फैक्टर्स आपको यहां पे कंसिडर करके चलने हैं. सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियर है? फटाफट पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी. देन राइट रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. कम ऑन एवरीवन. डन 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 सर. अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और बात करते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की. जो हमारा ऑडिटर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने स्टेजेस में है? 2 स्टेजेस में. एक तो आज, एक कल. एक आज, एक कल. आज का मतलब है आज की डेट में चेक करो क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं. इज गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट और नॉट? तो हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे, कंक्लूड करेंगे ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन. तो अगर आज की डेट में एंटिटी अपने एसेट्स को रियलाइज करके लायबिलिटीज पे कर पा रही तो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट अगर आज गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है और लगता है कल को जाके एंटिटी बंद हो सकती है, तो फिर सर देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी. तो हो सकता है गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है बट कल को जाके कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी हो तो वो भी देख लेना. सो ऑब्टेन द एविडेंस एंड कंक्लूड वेदर देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी. किसको लेके? अबाउट एन इवेंट और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. तो सारे बच्चे मेरे साथ ये लाइन बोलेंगे, evidence and conclude whether there is a material uncertainty about event or condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern. एक बार और वापस देखो, मटीरियल अनसर्टेनिटी किसको लेके? अबाउट एन इवेंट और कंडीशन दैट मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. इसको लेके आपने क्या करना है? एविडेंस लेना है. ठीक है सर. अब सवाल आता है मटीरियल अनसर्टेनिटी क्या होती है, तो बस इसको समझ के चलना. सर कभी भी किसी इवेंट और कंडीशन को लेकर मटीरियल अनसर्टेनिटी तब होगी जब फॉर एग्जाम्पल पेनल्टी का नोटिस है, लाइकलीहुड भी है, मैग्नीट्यूड भी है. से विद मी, लाइकलीहुड भी है, मैग्नीट्यूड भी है. यानी
चांसेस ऑफ द पेनल्टी इज हाई, प्लस जो पेनल्टी का अमाउंट है ये कहीं ना कहीं गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता है। तो दोनों के दोनों केसेस जब होंगे तभी मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी। क्या दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है? हाँ सर। गोइंग कंसर्न भी देख लिया एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी देख ली। अब हमने क्या किया था, इसमें ऐसे 200 का तड़का लगाया था। देन वी पुट द लॉजिक ऑफ ऐसे 200। सर ऐसे 200 में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग का जो 5th पॉइंट होता है वो कहता है फ्यूचर इवेंट्स। वो कहता है कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाए हैं तो ठीक है, बट ऐसा हो सकता है 2 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई इवेंट और कंडीशन हो जिससे गोइंग कंसर्न खराब हो जाए, तो इसका तो ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता। ऑडिटर बेचारा इसका क्या कर सकता है? मैंने कहा कुछ नहीं कर सकता। तो कहता है ऐसे 200 के हिसाब से पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द आइला इज ग्रेटर, इट इज ग्रेटर फॉर फ्यूचर इवेंट्स विच कैन अफेक्ट द एंटिटीज गोइंग कंसर्न। व्हाई? बिकॉज एज अ ऑडिटर हम सीए हैं, ज्योतिषी नहीं। हम सीए हैं, हम ज्योतिषी नहीं। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट सच इवेंट्स एंड कंडीशन। सो कंक्लूजन कहता है कि अगर हमारी रिपोर्ट में मटीरियल अनसर्टेनिटी को लेकर कोई रेफरेंस नहीं है तो इसको गारंटी मत समझ लेना। इट कैन नॉट बी व्यूड एज अ गारंटी अबाउट द एंटिटीज गोइंग कंसर्न। ठीक है, सो इसके ऊपर भी हमने एक प्यारा वाला क्वेश्चन किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो इन्होंने वो आइला वाली लाइन दे दी थी, इनहेरेंट लिमिटेशन वाली, और बोलते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, आज और कल। आज देखो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, अगर आज गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है तो देखो कल को जाके कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं। फिर आप बोलोगे इनहेरेंट लिमिटेशंस का जो इंपैक्ट है फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस के केस में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और आखिरी में बस इतना बोलना, अगर हमारी रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर रेफरेंस नहीं है, दैट डजंट मीन इट इज अ गारंटी ऑफ गोइंग कंसर्न। डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। सर मैंने जैसा आपको वादा किया था स्टार्टिंग में कि हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, कर ली। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, कर ली। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम फ्लो में चलाएंगे। हमारा फ्लो क्या है? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इवेंट और कंडीशन ढूंढेंगे, अगर इवेंट और कंडीशन मिल गई तो एडिशनल प्रोसीजर करेंगे, फिर एडिशनल प्रोसीजर करके देखेंगे कि क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट और मटेरियल अनसर्टेनिटी है। अगर ये सब है तो इस हिसाब से रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो आ जाओ इवेंट और कंडीशन ढूंढते हैं। सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ। लेट्स आइडेंटिफाई द इवेंट और कंडीशन। तो लॉजिकली सोच के बताना, इवेंट और कंडीशन तुम्हारा ढूंढने का काम था या मैनेजमेंट का? सर मैनेजमेंट का। जो गोइंग कंसर्न असेस करेगा उसी का काम है इवेंट और कंडीशन ढूंढना। यस और नो? यस सर। तो चुपचाप मैनेजमेंट से पूछ लो, चुपचाप मैनेजमेंट से पूछ लो। तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेस किया है या नहीं किया। अगर गोइंग कंसर्न असेस किया तो 3 चीजें डिस्कस करना, डिस्कस द गोइंग कंसर्न असेसमेंट विद द मैनेजमेंट। फिर उनसे पूछो गोइंग कंसर्न असेस करते वक्त क्या आपको कोई इवेंट और कंडीशन मिला दैट मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। यो शुभम सर। एंड तीसरी चीज, अगर इवेंट और कंडीशन मिला तो उससे डील करने के लिए आपका प्लान क्या है? व्हाट इज द प्लान टू डील विद दैट इवेंट? क्या तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ, डिस्कस द असेसमेंट, इवेंट और कंडीशन, एंड तीसरा प्लान टू डील विद द इवेंट और कंडीशन। फिर सर अगर गोइंग कंसर्न परफॉर्म नहीं किया तो उनको डांट लगाना। अगर तुमने गोइंग कंसर्न असेस नहीं किया तो किस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाया? बुड़बक हो क्या? डांट देना उनको एकदम अच्छे से। सो डिस्कस द बेसिस ऑफ यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड लगे हाथों अपने दिल की बात पूछ लेना, सर क्या आपको कोई इवेंट और कंडीशन पता है दैट में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न? ठीक है, वो भी लगे हाथों मैनेजमेंट से पूछ लेना। डील डन? डन सर। याद रहे पूरे ऑडिट में आपने अलर्ट रहना है, हो सकता है आपको कभी भी कोई इवेंट और कंडीशन मिल जाए। सर आपने कहा था मैनेजमेंट का असेसमेंट के साथ डिस्कशन वगैरह करेंगे, इवेलुएट करेंगे। हाँ, करना कैसे है? करना कैसे, तो इसके बारे में यहां लिखा है, देखो क्या कहता है। सबसे पहले अगर मैनेजमेंट ने एनालिसिस कम कर रखा है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अब 2 केसेस हो सकते हैं, या तो एंटिटी अच्छी खासी खिलती फूलती बढ़ती एंटिटी है, हेल्दी एंटिटी है, प्रॉफिटेबल ऑपरेशन है, बढ़िया बढ़िया रेवेन्यू आ रहा है, बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, मजा आ रहा है, या फिर एकदम नलायक एंटिटी है, भर भर के लॉसेस कर रही है, खत्म होने वाली है। तो 2 एंटिटीज हो सकती है। अगर हेल्दी एंटिटी है तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट को ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने की जरूरत भी नहीं है। दिख रहा है अच्छी खासी एंटिटी, क्यों एनालिसिस करे ज्यादा? हट, बढ़िया अपना एंटिटी आगे बढ़ाएंगे। तो इवन इफ मैनेजमेंट ने डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रखा तब भी आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट। ठीक है सर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्रॉफिटेबल एंटिटी है, बढ़िया फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्सेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में डिटेल्ड एनालिसिस करने की मैनेजमेंट को जरूरत नहीं है। अगर मैनेजमेंट ने डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया तो आपको भी डिटेल्ड इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। एज अ ऑडिटर इन दिस केस ऑडिटर कैन अवॉइड द डिटेल्ड इवैल्यूएशन। बाकी जो प्रोसीजर्स कर रहा है वो सफिशिएंट है कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, तो डिटेल्ड इवैल्यूएशन करने की नीड नहीं है।
बट सर अगर ये नालायक एंटिटी है, बहुत ज्यादा लॉसेस कर रही है, तो मैंने कहा इसके केस में 3 चीजें इवेल्युएट करना। सर क्या? एक तो इनका प्रोसेस, जिस प्रोसेस से गोइंग कंसर्न असेस हुआ है, फिर इनकी अजम्पशंस गोइंग कंसर्न को असेस करते हुए, एंड तीसरी चीज क्या थी? इनका प्लान, जो इवेंट और कंडीशन है उसको डील करने के लिए इनका प्लान क्या है। तो जब भी एंटिटी अनहेल्दी सिचुएशन में है, वो क्यों है? क्योंकि उसने पाप किए हैं। सारे बच्चे बोलो, दो ही चीज होती है ना, पाप और पुण्य। इसने भर भर के पुण्य किए तो ये हेल्दी एंटिटी है, इसने भर भर के पाप किए तो ये बैड एंटिटी है। तो हम इसके पाप इवेल्युएट करेंगे, फील से चलना, हम इसके पाप इवेल्युएट करेंगे, प्रोसेस, अजम्पशन और प्लान्स। डील डन, डील डन सर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन बैंक पे गए थे, और क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 8। सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन 8 देखो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा। सर ये कहता है ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करता है, क्यों? ताकि उसको इवेंट और कंडीशन मिल जाए। अब ये कहता है कि इसके लिए मैनेजमेंट के पास जा सकता है, और मैनेजमेंट ने ऑलरेडी असेसमेंट कर रखा है। तो बताओ ये क्या करे? कुछ नहीं, 3 चीजें करेगा। सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा कि आपकी असेसमेंट क्या है, फिर उनसे पूछेगा कि आपको इवेंट और कंडीशन मिला, अगर मिला तो आपके प्लान्स क्या है। 3 चीजें मैनेजमेंट से पूछ लेना। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन, ऑल्सो एक्सप्लेन अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं कर रखा तो क्या करें। मैंने कहा ऐसे केस में सबसे पहले डांट लगाएंगे यानी मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे बेसिस फॉर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, एंड लगे हाथों इंक्वायर कर लेना अबाउट द इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। डील डन है, डन से। अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं इवेंट और कंडीशन, इवेंट और कंडीशन, इवेंट और कंडीशन। ये इवेंट और कंडीशन होते कौन कौन से हैं? ये इवेंट और कंडीशन होते कौन कौन से हैं? तो सारे बच्चे अपने नोट्स की, अपनी बुक के लास्ट में आ जाओ। 3 तरह के इवेंट्स है, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और अदर इवेंट्स। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं क्या क्या इवेंट्स कहते हैं, फ्लो में चलना। ये कहता है कुछ ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है दैट में, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इनसे हमें डाउट हो अबाउट द एंटिटीज गोइंग कंसर्न। सबसे पहले फाइनेंशियल इवेंट, इस पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो कम से कम इसमें 6 से 7 इवेंट दिमाग में रखते हुए चलना। हमने क्या किया, इनको 2 पार्ट्स में बांट दिया, लायबिलिटी और ऑपरेटिंग लॉसेस। पहले नीले वाले पॉइंट देख लो, लायबिलिटी वाले पॉइंट कहते हैं जो एंटिटी की पोजीशन है वो नेट लायबिलिटी या नेट करंट लायबिलिटी हो गई, यानी लायबिलिटी एसेट से ज्यादा है या करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा है, तो एंटिटी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पा रही। अब लायबिलिटी 2 तरह की, इधर देखो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। पहले लॉन्ग टर्म वाला पॉइंट कवर करते हैं कि जो इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, मेच्योरिटी आ रही है बट आप इसको रिन्यू नहीं कर पाओगे। अगर रिन्यू नहीं कर पाओगे तो पेमेंट मांगेंगे, पेमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं है, तो एंटिटी का दिवालिया निकलने वाला है। या फिर आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग से लॉन्ग टर्म एसेट खरीद रहे हो, तो ये तो बंदा 1 साल में पैसे मांगने आ जाएगा, आपके पास पैसे देने के लिए होंगे ही नहीं, तो फिर दिवालिया निकल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म वाला सिंपल पॉइंट है, फिक्स टर्म बोरोइंग से मेच्योरिटी आ रही है जिसको रिन्यू नहीं कर पाओगे, रीपे नहीं कर पाओगे, या फिर आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग से फाइनेंस कर रहे हो लॉन्ग टर्म एसेट्स। डील डन सर। अब शॉर्ट टर्म वाले पॉइंट्स कवर करते हैं। शॉर्ट टर्म में फेमस लायबिलिटी है क्रेडिटर। आप क्रेडिटर को ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगा, उसने भी फाइनेंशियल सपोर्ट वापस ले लिया। अब आपको क्रेडिट डिलीवरी नहीं मिलेगी, कैश ऑन डिलीवरी पे ही पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स हो गए। क्रेडिटर को ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया, उसने अपना फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। नाउ क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शन विद द सप्लायर। कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए। अब 2-3 पॉइंट आप लॉसेस वाले कर लो। सर क्या, कंपनी को बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं जिस वजह से नेगेटिव कैश फ्लोज हो गए हैं, रेशियोज भी खराब हो गए हैं, और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड। तो इनमें से भी आप 2-3 पॉइंट्स आराम से कवर कर सकते हो। अब आ जाओ ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। मैंने कहा था ऑपरेटिंग मतलब आपकी जो सप्लाई चेन है ना, वो अफेक्ट हो गई है। सप्लाई चेन मतलब सप्लायर से माल आया, फिर आपने प्रोडक्शन करी, कस्टमर के पास गए। अगर यहां पे दिक्कतें हैं तो फिर ये ऑपरेटिंग इंडिकेटर है। तो यहां पे एकदम फ्लो में चलना, या तो सप्लाईज की कमी है या लेबर की कमी है। कम ऑन, शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज, लेबर डिफिकल्टीज, की मैनेजमेंट चली गई और इसका रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर। अब मान लो ये सब चीजें हैं और आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद जब मार्केट में गए तो मार्केट चली गई, लॉस ऑफ द मार्केट और कस्टमर। सर ये कहां चले गई मार्केट और कस्टमर, कॉम्पिटिटर के पास। तो जब सब चीजें खराब हो गई तो मैनेजमेंट ने भी कहा हम भी बिजनेस करके क्या करेंगे, लिक्विडेट करते हैं। तो एकदम फ्लो में चलना, सप्लायर, लेबर दोनों, फैक्ट्री वाला भी, ऑफिस वाला भी। ठीक है,
फिर कस्टमर और मार्केट नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटर ले गया, और आखिरी में मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट। अब आ जाओ अदर इंडिकेटर्स। अदर इंडिकेटर में सबसे पहले आपने करी नॉन कंप्लायंस विद द CSR रिक्वायरमेंट। CSR मतलब कैपिटल, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर नॉन कंप्लायंस करोगे तो क्या होगी? प्रोसीडिंग्स, पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग, जहां पे जो पेनल्टी लगेगी, जो क्लेम लगेगी, वो एंटिटी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। बात समझ आई? आई सर। इसके बाद ये कहते हैं कई बार लॉज भी चेंज हो जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है जो एंटिटी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। और लास्ट में कहते हैं कोई ऐसा डिजास्टर आया जिसको लेके आपके पास इंश्योरेंस नहीं थी। तो चारों पॉइंट्स ध्यान से रखना। सबसे पहले क्या हुई? नॉन कंप्लायंस विद द CSR रिक्वायरमेंट, कैपिटल, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जब भी नॉन कंप्लायंस करोगे तो क्या होगी? लीगल प्रोसीडिंग्स। इन लीगल प्रोसीडिंग्स का जो क्लेम है वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, बहुत ही हैवी पेनल्टी है। तो आपने भगवान से प्रे किया, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्राणदाता, ये जो लॉ की वजह से मेरे पर पेनल्टी लग रही है, इस लॉ को चेंज करा दे। तो थर्ड पॉइंट में लॉ चेंज हो गया, बट अगेन इसने एडवर्सली अफेक्ट किया एंटिटी को। अब मुझे बताओ, जब लॉ चेंज होने के बाद भी एंटिटी एडवर्सली अफेक्ट हो रही है, क्या ये बंदा जीना चाहेगा? मैंने कहा नहीं। इसने भगवान से प्रे किया, हे ईश्वर भूकंप ले आ, हे ईश्वर भूकंप ले आ। मैंने कहा भूकंप भी आया, कैटेस्ट्रॉफ भी आया, बट उसकी इंश्योरेंस नहीं थी। तो चारों के चारों पॉइंट्स अगेन आप फ्लो में करते हुए चलोगे। यहां आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ गोइंग कंसर्न कंप्लीट होता है। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। यस सर। अभी अभी हमने एक चर्चा कंप्लीट करी किसकी? इवेंट्स और कंडीशन की। कौन कौन से इवेंट्स और कंडीशन होते हैं तो हमने डिस्कस किया। कुछ फाइनेंशियल होंगे, कुछ ऑपरेटिंग होंगे, कुछ अदर टाइप्स ऑफ इवेंट्स और कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है सर। अब जैसे ही आपको इवेंट्स और कंडीशंस मिल जाएं, आपने क्या करना है? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ये देखने के लिए कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो उससे बचाने के लिए कोई मिटिगेटिंग फैक्टर तो नहीं। अब ये कहता है 5 ऑडिट प्रोसीजर आपको यहां पे करने पड़ सकते हैं। सर क्या? सबसे पहले तो अगर आपको कोई इवेंट और कंडीशन मिला तो आप किसके पास जाओगे? मैनेजमेंट के पास जाएंगे। तो हम भी मैनेजमेंट के पास गए, बट मैनेजमेंट इतनी नालायक है, मैनेजमेंट इतनी नालायक है कि उसने गोइंग कंसर्न असेस ही नहीं करेगा। तो मैंने कहा मैनेजमेंट का कॉलर पकड़ना और रिक्वेस्ट करना, मैनेजमेंट प्लीज मेक द गोइंग कंसर्न असेसमेंट। अब जब मैनेजमेंट वापस आएगी तो इंश्योर करना खाली हाथ ना आए, खाली हाथ ना आए, यानी वो अपना प्लान साथ में लेके आएगी। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब उस प्लान में 2 क्वालिटीज हो, कहीं ना कहीं उस प्लान से चीजें इंप्रूव होनी चाहिए और वो प्लान फीजिबल होना चाहिए। सारे बच्चे करो मेरे साथ, उससे चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, वो प्लान फीजिबल होना चाहिए। सो इवेल्युएट द मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, वेदर द आउटकम लाइकली टू इंप्रूव द सिचुएशन एंड इज इट फीजिबल इन द सर्कमस्टेंस। क्या आपको सूखा सूखा प्लान चाहिए या प्लान के साथ एक कैश फ्लो फोरकास्ट भी चाहिए? सर हमको कैश फ्लो फोरकास्ट भी चाहिए, बिकॉज इससे समझ आएगा कंपनी की जो लिक्विडिटी है, जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है कैसे इंप्रूव होगी, कैसे कैश इनफ्लोज होंगे, कैसे कैश आउटफ्लोज होंगे, सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, ठीक है सर। सो वेयर द एंटिटी हैज प्रिपेयर्ड द कैश फ्लो फोरकास्ट, और उसको आपको समझना जरूरी है। एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट। तो मुझे बताओ एक ऑडिटर 2 चीजें क्या चेक करेगा? क्या 2 चीजें चेक करोगे कैश फ्लो फोरकास्ट में? सर बड़ा सिंपल है। जब भी कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया जाता है वो करंट फाइनेंशियल डेटा को यूज करके बनाया जाता है, और उस डेटा पे अजम्पशंस लगाई जाती हैं कि भाई हमें बैंक से ये लोन आएगा, इस लोन से हम ये फैक्ट्री डालेंगे, इस फैक्ट्री से कहीं ना कहीं और प्रोडक्ट्स जाएंगे तो सेल इंप्रूव होगी। तो जो भी इनकी अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस किसको लेके कि बैंक से लोन लेंगे और ये सब चीजें करेंगे, इनको भी चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे करंट डेटा, क्या जो डेटा इन्होंने उठाया टू प्रिपेयर द फोरकास्ट इज इट रिलायबल, एंड सेकंड थिंग वी विल चेक इज एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशन। तो सपोज अगर ये कहते हैं हम ना बैंक से ना एडिशनल फाइनेंसिंग ले लेंगे, लड्डू है क्या? चेक करना एग्रीमेंट है कि नहीं, क्या बैंक का एग्रीमेंट है कि नहीं कि इनको एडिशनल फाइनेंसिंग मिलेगी या नहीं। तो 3 चीजें क्या हो गई? रिक्वेस्ट किया गला पकड़ के कि भाई असेसमेंट करके आओ। फिर मैनेजमेंट खाली हाथ नहीं आएगा, प्लान लेके आएगा। प्लान शुड इंप्रूव द सिचुएशन, इट शुड बी फीजिबल। तीसरी चीज मैंने कहा था सूखा सूखा प्लान अच्छा नहीं लगता, तो कैश फ्लो फोरकास्ट लेंगे, उसमें 2 चीजें चेक करना, डेटा और अजम्पशन। अब सर असेसमेंट करे हुए बहुत टाइम हो गया, असेसमेंट करे हुए बहुत टाइम हो गया, हो सकता है उसके बाद कुछ एडिशनल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो विच कैन अफेक्ट द गोइंग कंसर्न, यस और नो? यस सर। तो हम क्या करेंगे, इनको बोलेंगे वेदर एनी एडिशनल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन अवेलेबल सिंस द डेट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट। और आखिरी में सर, आखिरी में हम इनसे लेंगे written representation. We will request the written representation from the management and TCWG regarding the 2 things. सर जो इनका प्लान था और उसकी फिजिबिलिटी, इसको लेके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। तो यही की यही बात आपकी किताब में लिखी है। सारे के सारे बच्चे आ जाओ,
एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर व्हेन द इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, आरटीपी जैन 25। फटाफट एक बार ये टॉपिक रिवाइज करो, देन मैं इसका क्वेश्चन आपको करवाता हूं। सबसे पहले मैंने कहा जब भी इवेंट और कंडीशन मिलेगा चेक करो मटेरियल अनसर्टेनिटी है, ऑल्सो कंसिडर द मिटिगेटिंग फैक्टर जो मटेरियल अनसर्टेनिटी को खत्म करे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं करेगी तो रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू मेक द असेसमेंट, फिर खाली हाथ ना आए, प्लान लाए टू इंप्रूव एंड इट शुड बी फेजिबल। देन हम इसका कैश फ्लो फोरकास्ट में दो चीजें कंसिडर करेंगे, डेटा और अजम्पशन, और आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्लान एंड द फिजिबिलिटी ऑफ दिस प्लान। अब मुझे बताओ इस पे कौन सा क्वेश्चन हमने कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 9। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 रिवाइज करेंगे। इसमें सर क्या हुआ, सबसे पहला अगर पार्ट हम देखें जो आरटीपी में आया था, कंपनी का टर्नओवर गिर गया है, लॉस ऑफ मेजर मार्केट, लॉस ऑफ की कस्टमर, प्लस बैंक भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे। तो बताओ एज अ ऑडिटर आप क्या एडिशनल प्रोसीजर करोगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एमटीपी जैन 25 में आया, इस केस में क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग डिफिकल्टी है, लोन रीपेमेंट पे डिफॉल्ट हुआ है, करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा यानी नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन है, सेल्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा गिर गया है, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेस ही नहीं किया, नलायक कहीं के। ऐसे केस में व्हाट विल बी योर एडिशनल प्रोसीजर। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, सबसे पहले आंसर का इंट्रोडक्शन देना, जो भी उल्टी सीधी बातें हैं इनको लिखना और बोलना दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब जब भी इवेंट और कंडीशन मिलता है तो हम देखते हैं एविडेंस लेके कि मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो कोई मिटिगेटिंग फैक्टर तो नहीं, फिर चुपचाप जो 5 प्रोसीजर सिखाए वही के 5 प्रोसीजर आपने यहां पे लिख के चलने हैं। डील डन, डील डन सर। अब सारे बच्चे आ जाओ लास्ट 2 स्टेजेस ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे कंक्लूजन और रिपोर्टिंग की। कंक्लूजन में वही चीज कंक्लूड करनी है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सारे बच्चे बताओ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, 2 स्टेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 स्टेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, पहली स्टेज पे आज देखेंगे, आज क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है तो चेक करो कल को जाके कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। यो शुभम सर। तो इसके बाद मैंने कहा जब आपने ये कंक्लूड कर लिया, आज गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, फिर देखो कल मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं, किसको लेके, इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मटेरियल अनसर्टेनिटी, फिर से मटेरियल अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, लाइक्लीहुड भी है और मैग्नीट्यूड भी है जिस वजह से हमें डर लग रहा है। अब सर एक बात बताओ, अगर आपको लगता है कोई इवेंट और कंडीशन है दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द गोइंग कंसर्न, तो ऐसे केस में क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर। अब चेक करो मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं। अगर लगता है इवेंट और कंडीशन तो है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं, यानी पेनल्टी का नोटिस तो आया है बट पेनल्टी लगेगी नहीं, तो फिर आप सिर्फ इवेंट और कंडीशन डिस्क्लोज करके चलो। बट अगर लगता है मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो इसके 4 डिस्क्लोजर आपको करने हैं। सर क्या, सबसे पहले तो डिस्क्लोज करो इवेंट और कंडीशन दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है सर, इससे शेयर होल्डर का क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। और यार मैंने जिस कंपनी में पैसा लगाया वो आगे जाके बंद हो सकती है, तो मैंने कहा उनका बीपी डाउन करो। बेबी काम डाउन। हमने उनका बीपी डाउन कैसे किया, डोंट वरी, मैनेजमेंट ने प्लान बनाया टू डील विद द इवेंट और कंडीशन। सर बीपी ज्यादा डाउन हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ा बीपी और बढ़ाओ। प्लान बनाया तो क्या हुआ, इवेंट और कंडीशन है, इवेंट एंड कंडीशन रिलेटेड टू इवेंट, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, material uncertainty related to events or condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern, and इसी material uncertainty की वजह से entity may be unable to realize the assets, discharge the liabilities in normal course of business। तो 4 बातें आपने डिस्क्लोज करनी है। सबसे पहले बीपी बढ़ेगा, क्यों, इवेंट एंड कंडीशन है। बीपी घटेगा क्योंकि प्लान है। बीपी वापस बढ़ेगा क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, और इसी वजह से एसेट लाइबिलिटी वाली लाइन लिख देना, inability to realize the assets, discharge the liability in normal course of business। ये आपके 4 डिस्क्लोजर होने चाहिए। तो हो सकता है आईसीआई इसके ऊपर आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, बताओ कौन से डिस्क्लोजर आप दोगे अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है। बात समझ आई, समझ गए सर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एसे विच टॉक्स अबाउट रिपोर्टिंग। सर रिपोर्टिंग के केस में एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ चलना मेरे साथ। सबसे पहले कहता है अगर गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए, लिक्विडेशन बेसिस। तो फिर ठीक बने हैं तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देना। ठीक है सर। अगर गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट होते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने हैं तो फिर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही खराब बने हैं तो एडवर्स ओपिनियन दे देना। ठीक है सर। बट अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है,
फिर भी लगता है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है इन फ्यूचर, तो आपको क्या चाहिए? एडिक्वेट डिस्क्लोजर, तो वही है, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देना। बट सर हमें कहीं ना कहीं यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा इन डिस्क्लोजर, तो जिस नोट में ये डिस्क्लोजर लिखे हैं उस पे अटेंशन ड्रॉ करना। कैसे ड्रॉ करेंगे सर? हम एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे, हम एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे। सारे के सारे बच्चे मुझे मेरे साथ बताओ कौन सा सेपरेट सेक्शन डलेगा? पक 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 पक। मैंने कहा पक पक पकाए, यानी हम डालेंगे मुर्ग सेक्शन। मुर्ग मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इसमें दो चीजें करेंगे। क्या? सबसे पहले लोगों का अटेंशन ड्रॉ करेंगे टू द नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पे मैटर डिस्क्लोज्ड है, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या करेंगे? दूसरी चीज में हम लोग डर गए, लोगों को लगेगा कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। उनको बोला चुप, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एंड हमारा ओपिनियन इसको लेके मॉडिफाइड नहीं है। अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। डील डन? डील डन सर। अब सर अगर डिस्क्लोजर ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत की बात है, तो चुपचाप इस केस में एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे, क्योंकि आपको एविडेंस मिल गया डिस्क्लोजर नहीं है। तो एडवर्स और क्वालिफाइड दे दो डिपेंडिंग ऑन कि डिस्क्लोजर की कितनी कमी है, ठीक है, एज पर एसए 705। सर किस बेसिस पे आपने क्वालिफाइड और एडवर्स दिया? किस बेसिस पे क्वालिफाइड और एडवर्स दिया? तो उसमें लिख देना मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है बट डिस्क्लोजर नहीं है। तो जब आप लिखोगे बेसिस फॉर एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन स्टेट दैट द मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर। डील डन? डील डन सर। आखिरी में आप बोलो अगर मैनेजमेंट ने मान लो असेसमेंट ही नहीं करी, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट ही नहीं करी तो आपके पास एविडेंस ही नहीं है गोइंग कंसर्न को लेके। हाँ सर, तो जब भी एविडेंस नहीं होता तो दो ही ओपिनियन पॉसिबल है, डिस्क्लेमर और क्वालिफाइड। डिस्क्लेमर और क्वालिफाइड, तो इसको लेके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है आपको हाथों हाथ अभी इस रिवीजन के साथ कर लेने चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बस ये आइडेंटिफाई करो क्या आएगा। ये कहता है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी है, और मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज्ड भी है, तो चुपचाप यहां पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन डाल देना, सेपरेट सेक्शन ऑफ द मुर्ग पैरा, पक पक पका है। ड्रॉ द अटेंशन टू द नोट और बोलो मटेरियल अनसर्टेनिटी है, मिस स्टेटमेंट नहीं, इसी वजह से हमारा ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। डील डन? डील डन सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। एमटीपी May 24 ये कहता है यहां पे देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, साथ ही साथ आपने कंक्लूड कर लिया गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट, तो हमको क्या चाहिए? डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज, तो यहां पे क्या आएगा सर? इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने के बाद सीधा लिखना, क्योंकि एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो क्वालिफाइड और एडवर्स। किस बेसिस पे क्वालिफाइड और एडवर्स? मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है बट एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं। डील डन? अरे बाबा डील डन? डील डन सर। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा पूरा का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये वाले जो एडिशनल प्रोसीजर दे रखे हैं इनको बस रीड कर लेना, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, ठीक है। अब आओ मेरे साथ, अब आओ मेरे साथ। सर एक छोटा सा पॉइंट रह गया था हमारा, छोटा सा पॉइंट रह गया था, मैंने कहा कौन सा? इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट असेसमेंट। इसमें हमसे दो छोटी बातें रह गई थी। ये कहते हैं जब भी आप मैनेजमेंट की असेसमेंट इवेल्युएट कर रहे हो तो उसी पीरियड को कवर करना जो मैनेजमेंट ने कवर कर रखा है। बट अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने लेस देन 12 मंथ्स कवर कर रखे फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या करोगे? आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट को टू एक्सटेंड द असेसमेंट टू एटलीस्ट 12 मंथ्स। तो यहां पे आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि 12 महीने तो कम से कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कवर होने चाहिए फॉर गोइंग कंसर्न असेसमेंट। अगर लेस देन 12 मंथ्स है तो रिक्वेस्ट देम कि कम से कम 12 मंथ्स आप कवर करके चलो। अब सर हमने दो बढ़िया बढ़िया तड़कते भड़कते क्वेश्चन किए थे, एक बार उनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू दिस क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। सर इस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था? ये रहा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन। एक सीए वरुण अग्रवाल है जो ऑडिट कर रहा है इस कंपनी का, ठीक है। अब कंपनी में क्या क्या दिक्कत है? लेबर शॉर्टेज है, क्रेडिटर्स को टाइम पे नहीं कर पा रहे, और बैंक भी इनको हेल्प नहीं कर रहा। क्या मैं बोल दूं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इवेंट एंड कंडीशन? यस सर। अब इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी गई हैं सर। क्या? सबसे पहली चीज ये पूछी गई मैनेजमेंट क्या करेगा, दूसरी चीज ये पूछी गई ऑडिटर क्या करेगा। तो मैंने कहा जब आपने एग्जांपल्स वाली बात कर दी तो मैनेजमेंट के दो ही काम होते हैं, वो सबसे पहले तो प्लान बनाएगा, दूसरा वो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाएगा। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर करेगा, यानी जो प्लान है उसकी इंप्रूवमेंट और फिजिबिलिटी देखेगा, फिर जो कैश फ्लो फोरकास्ट है उसका डेटा और अजम्पशन देखेगा, तीसरी चीज वो क्या करेगा? एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन देखेगा, एंड चौथी चीज है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा अबाउट द प्लान एंड इट्स फिजिबिलिटी।
डील डन डन सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके एमटीपी जैन 25 में भी आया हुआ है। इसके बाद सारे बच्चे मुझे बताओ कौन सा अच्छा क्वेश्चन हमने किया था। विच वॉज द अदर गुड क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड इन द क्लास? सर इट वॉज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमने एक और अच्छा क्वेश्चन किया था, सारे बच्चे फोकस करके चलेंगे। ये कहता है कुंदन एक सीए स्टूडेंट है, इसने देखा ऑडिट एंड में आने वाला है और ये नोटिस करता है कि इंगेजमेंट पार्टनर ने कैश फ्लो फोरकास्ट मांगा है फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। दो क्वेश्चन आईसीए ने पूछे, बताओ क्या पर्पस है फॉर द ऑडिट प्रोसीजर एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। अगर आपसे पर्पस पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? सर वही आज और कल। आज की डेट में चेक करो, एविडेंस लेके कंक्लूड करो क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है। फिर कल को जाके देखो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं रिलेटेड टू इवेंट्स एंड कंडीशन। तो जो सेम बातें हम ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंक्लूजन में पढ़ते हैं वही आपका पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है सर। दूसरी चीज आपसे पूछी सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्टिंग। तो सिग्निफिकेंस क्या है? सर सिग्निफिकेंस इज इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो हमने अभी पीछे भी रिवीजन में डिस्कस किया था। तो क्या फर्क पड़ता है गोइंग कंसर्न पे? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फर्क पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फर्क पड़ता है, इसका इफेक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड नॉर्मली मतलब कि विल बी एबल टू रियलाइज द एसेट एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बट अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस। डील डन सर। तो यही दोनों बातें मैंने आपको कहीं ना कहीं नोट्स में भी लिखवा दी थी स्पेशल पॉइंट्स में, कि अगर पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पूछा जाए तो चुपचाप रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंक्लूजन वाले आज और कल वाले पॉइंट्स लिख लेना। अगर सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो इसका इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, कि हम एसेट को रियलाइज करेंगे, लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो चुपचाप लिक्विडेशन बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेना। डील डन सर। अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था? सर लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपके दो ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे कैश फ्लो फोरकास्ट को लेके। तो सिंपल सी बात है, कैश फ्लो फोरकास्ट में आज की डेट में जो डेटा है उसकी रिलायबिलिटी चेक करो, जो अजम्पशन लगाई है उसके लिए एडिक्वेट सपोर्ट देखो। तो यही दो बातें आपकी यहां पे लिखी है, इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड एडिक्वेट सपोर्ट ऑफ अजम्पशन। सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ, इज द गोइंग कंसर्न क्रिस्टल क्लियर? क्या गोइंग कंसर्न का पूरा ऐसे क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। तो मैं बताऊं ना, जो हमने स्टार्टिंग में ऐसे की शॉर्ट समरी बनाई, वही इस ऐसे का सार है। सबसे पहले हम मैनेजमेंट की तरफ से देखते क्या इन्होंने गोइंग कंसर्न असेस किया, फिर हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं जो 2 स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर मैंने कहा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करो टू आइडेंटिफाई द इवेंट और कंडीशन। जैसे इवेंट और कंडीशन मिल जाए, 5 एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर शुभम सर ने बताए। उन 5 एडिशनल प्रोसीजर के बेसिस पे पता चलेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं और मिटिगेटिंग फैक्टर ने उससे बचाया कि नहीं। देन आखिरी में आप कंक्लूजन और रिपोर्टिंग करते हो और पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाता है। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, क्या अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, ताकि इससे बाकी इंटर स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। एंड कमेंट करके एक कमिटमेंट जरूर कर देना कि अगर गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन आया तो तेरा भाई फुल में से फुल लाएगा, तो मुझे भी बड़ा मजा आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह यूं ही मन लगा के खुशी खुशी पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड यस स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।